बाहर से तात्पर्य ब्रेन से निकलते ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये गवर्न करता है। ये तो आ गई आपकी क्रेनियल नर्व्स। इसमें फिर 31 पेयर्स आपकी होती है स्पाइनल नर्व्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सोमैटिक या सेरेब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। ये मिलके आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमैटिक से तात्पर्य है कि जिसपे आपका कंट्रोल है, कई चीजें आप कंट्रोल कर, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, हंसना हंसना है, चेहरे का एक्सप्रेशन है, हाथ पैरों का मूवमेंट, ये सारी चीजें आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। अब इसके बाद जो दूसरा आता है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको स्प्लैंक्निक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ऑटोनॉमिक से तात्पर्य है कि ये अपने से ये कार्य करती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये निकलती ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ही, लेकिन ये इसके बाद ये शरीर के विसरल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, पूरी जीआईटी आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जितनी स्टमक का एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हर पार्ट में, लीवर, स्प्लीन, जितने भी पार्ट हैं बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं, जिनको विसरास भी बोलते हैं हम, वहां पे ये नर्व सप्लाई ये करती है, ठीक है। ये जनरल आपको जानना जरूरी है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन का देखिए क्या क्या पार्ट, तो तीन प्रमुख रूप से तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला है आपका फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन है। उसके बाद है मिड ब्रेन, उसके बाद है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो जो ये फोर ब्रेन जो है, ये फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है। इसका शेप जो होता है एकदम मशरूम की तरह होता है, जैसे मशरूम होता है इसकी तरह इसका शेप है। तो इसका दो प्रमुख रूप से डिवीजन है फोर ब्रेन का। पहला है सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमेनसेफेलॉन, जिसको आप थैलेमस वाला एरिया आप मान सकते हैं, ठीक है, थैलेमेनसेफेलॉन, और पहला है सेरेब्रम। तो जो ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या है, ये सबसे बड़ा एरिया आपका, आपके पूरे ब्रेन का ही सबसे बड़ा एरिया आपका ये सेरेब्रम होता है। ये दो भाग में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, इसलिए बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोलाकार, तो बायां अर्धगोलाकार और दाहिना अर्धगोलाकार, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, हाफ सर्किल बनाया हुआ ये आपका सेरेब्रम होता है। ये पूरा लगभग जैसे मशरूम होता है ना, ऊपर से आप देखते हैं थोड़ा सा राउंड शेप में होता है, एक स्टेम भी होती है उसमें, ठीक है। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बहता है, जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो इसी के जस्ट नीचे होता है, सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है थैलेमेनसेफेलॉन, ठीक है। ये छिपा हुआ रहता है, आप इसको नहीं देख पाएंगे, ऊपर से केवल और केवल आपका सेरेब्रम ही दिखाई देता है। इसलिए जो भी सर्जरी होती है, मैक्सिमम सर्जरी जो भी होती है, अगर ब्रेन को, अगर ब्रेन की जो सर्जरी होती है सुपरफिशियल, तो वो तो यहाँ तक होती है, थैलेमस ये सेरेब्रम से नीचे ही नहीं जा पाता है, क्योंकि उसके अंदर का हिस्सा जो है छिपा रहता है, इवन मिड ब्रेन तक। अब जो ये थैलेमस आ गया, थैलेमस ये अंदर होता है, उस ये समझ लिया एक तरह से जुड़ा हुआ होता है मिड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में, कुछ छोटे छोटे हिस्से होते हैं। उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है थैलेमेनसेफेलॉन का, एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है मेटाथैलेमस, ठीक है। ये सारी जो है ये थैलेमस वगैरह की ये सारे पार्ट है। इसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन का एरिया। मिड ब्रेन के एरिया में क्या है, मिड ब्रेन का एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जस्ट ये भी फोर ब्रेन के नीचे होता है। इसके अंदर सब्सटेंसिया नाइग्रा, टैगमेंटम, सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट लाइक आपके ये जो वेंट्रिकल होती है, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल आपके थैलेमस के अंदर होती है। इसके अंदर भी सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वो हमारे ब्रेन में बहता रहता है अंदर की तरफ, जैसे हार्ट में ब्लड बहता है उसी तरह से ब्रेन में एक लिक्विड बहता है, जिसका नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको सीएसएफ बोलते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में ये इसका फ्लो होता है। तो इसी तरह सेरेब्रल एक्विडक्ट भी होता है, ये आपके मिड ब्रेन होता है, यहाँ भी ये सीएसएफ जाता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन है जो सबसे लास्ट वाला है। तो हाइंड ब्रेन क्या है, सबसे पीछे का हिस्सा है। इसका एक है मेटेनसेफेलॉन, इसके अंतर्गत आता है पोन्स और सेरेबेलम। तो पोन्स और सेरेबेलम एक लाइन में साइड बाय साइड होते हैं, जैसे यहाँ पे पोन्स है तो
तो इस साइड में आपके सेरेबेलम होगा, और पोन से जस्ट नीचे आपके होता है ये आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये ब्रेन स्टेम बनाते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिल करके एक डंडी बनाते हैं, डंडे की तरह एक स्टेम शेप बनाते हैं तने की तरह, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। और उसी में पीछे की तरफ जो लगा हुआ हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड सेरेबेलम। ठीक है, तो एक ही एनाटॉमिकल एक ब्रेन का एक सिंपल रूप है। अब देखिए फंक्शन ऑफ ब्रेन क्या है, ब्रेन का क्या क्या फंक्शन होता है। सिंपली थॉट, कोई भी चीज सोचना, याददाश्त, स्पीच, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें कंट्रोल करना, कैसे बोलना है क्या नहीं बोलना है ये। और इसके अलावा मूवमेंट, हमारी बॉडी का मूवमेंट, जैसे हाथों का मूवमेंट है, पैरों का मूवमेंट है, चलना फिरना, ये सब सारा कार्य होता है। इसके अलावा बॉडी के और भी जो फंक्शन होते हैं वो सारा फंक्शन आपका ब्रेन करता है। अब देखिए ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर का एक पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर में किस तरीके से डिवीजन किया गया है। देखिए सेरेब्रल हेमिस्फेयर में देखेंगे आप, ये जो सेरेब्रम है आपका, पहली वाली पिक्चर में देखिए 28.1 में, तो ये जो सेरेब्रम है ये दो सेरेब्रम होता है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड का पिक्चर है ये। इसमें देखिए एक फ्रंटल लोब है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, एक है पेराइटल लोब जो ग्रीन कलर में है, जो पेराइटल लोब है। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो होता क्या, ये जो सेरेब्रम होता है ये मेनली जो है सेरेब्रम, ये आपका ग्रे मैटर से बना हुआ होता है। खास तौर से इसके ऊपर का पार्ट, सेरेब्रम के ऊपर का लगभग 1-2 इंच, 1 इंच के आसपास या 1 इंच से भी थोड़ा कम एक लेयर होती है पूरे सेरेब्रम में। सेरेब्रम की बात हो रही है, वो ग्रे मैटर की बनी होती है। ठीक है, ग्रे मैटर में क्या होता है, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, माइलिन शीथ नहीं होता, अनमाइलिनेटेड होता है। और जो व्हाइट मैटर होता है इसमें माइलिन शीथ इसमें ज्यादा होती है। ये ब्रेन में अंदर की तरफ होता है व्हाइट मैटर, मतलब जो अंदर की तरफ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ज्यादातर व्हाइट मैटर वाले होते हैं, ज्यादातर माइलिनेटेड होते हैं। उससे क्या स्पीड होती है, इसका जो फंक्शन है इसमें थोड़ा सा असेसमेंट वगैरह इसमें बहुत तेज ये काम करता है, इसलिए ये ग्रे मैटर होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है और ग्रे मैटर आपका अंदर की तरफ होता है, जो कि ग्रे मैटर अनमाइलिनेटेड होता है इसलिए वो ग्रे दिखाई देता है। और जो व्हाइट मैटर होता है ड्यू टू माइलिन शीथ, जिससे स्पीड बढ़ती है व्हाइट मैटर, तो इसलिए व्हाइट मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में वो व्हाइट कलर का होता है, माइलिन शीथ के कारण थोड़ा सा लाइट वो दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब है, फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब के बीच में एक सेंट्रल सल्कस होता है। ठीक है, एक दरार होती है, सल्कस और गायरी दो चीजों से ये बना हुआ है। आप देखिएगा नीचे वाला जो पिक्चर है उसमें आप देखिए सल्कई और गायरी है। ठीक है, तो सल्कस और गाइरस जो होते हैं इन्हीं से मिलकर के आपका ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपका बना है। कई तरह के सल्कस हैं, कई तरह के गाइरस हैं, और यही सल्कस और गाइरस, तो गाइरस क्या होता है, उभार होता है, और सल्कस क्या है, एक डीप आप दरार आप मान लीजिए वो है। तो सल्कस और गायरे में ये मेन डिफरेंस है। अब देखिए आपका जो फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब है इसके बीच में जो सल्कस होता है इसको सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। ये इस हेमिस्फीयर को इधर से यहाँ तक और इस हेमिस्फीयर को इधर से यहाँ तक ये काटता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस। अब इसके इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे का जो गाइरस होता है, मतलब जो उभार होता है, ठीक है, इसके इस सेंट्रल सल्कस के जस्ट आगे का जो उभार होता है इसको बोलते हैं प्री सेंट्रल गाइरस, यही ये इंपॉर्टेंट है जानना। और इसके जस्ट पीछे जो होता है इसको बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गाइरस। तो सेंट्रल सल्कस, प्री सेंट्रल गाइरस और पोस्ट सेंट्रल गाइरस, बस यही तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिक्चर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्री सेंट्रल जो गाइरस होता है ये हमारे शरीर में, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम को दो और भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एक सेंट्रल पेरिफेरल था, एक और डिवीजन हो सकता है सेंसरी और मोटर। तो ये जो मोटर फंक्शन का कार्य करता है ये आपका प्री सेंट्रल गाइरस, मतलब बॉडी में कोई मैसेज भेजना और भेज के कार्य करवाना,
ये सारा कार्य जो होता है ये आपके फ्रंटल लोब के प्री सेंट्रल गायरस का है। और जो भी और बॉडी से, हमारी पूरी बॉडी से जो भी मैसेज अगर हमारे ब्रेन में आता है, तो ब्रेन में आने के बाद ब्रेन के कई हिस्से उसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या मैसेज आया हो। ठीक है, उस मैसेज को कैलकुलेट कौन करता है? ये आपका कैलकुलेशन होता है आपके पोस्ट सेंट्रल गायरस में, जो कि पेराइटल लोब में होता है। तो जो पेराइटल लोब में जो ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, ये सेंसरी स्ट्रिप के रूप में कार्य करता है, और जो प्री सेंट्रल गायरस है ये मोटर स्ट्रिप के रूप में कार्य करता है। मतलब आगे वाला हिस्सा जो हो गया ये आपके मोटर एरिया हो गया, पीछे वाला हिस्सा जो हो गया ये सेंसरी एरिया हो गया। तो इसीलिए आप देखते हो कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म में उनको क्या करते हैं, उनके तालू पे, यहाँ पे सिर पे खूब ऑयल वगैरह खूब रखा जाता है, उसका काफी ये मसाज भी किया जाता है, उस पर हमेशा ऑयल हमेशा रखा जाता है, जिससे कि वो हिस्सा थोड़ा ठंडा रहे, उसमें किसी भी तरह से कोई विकृति ना आए। तो क्योंकि ये सेंसरी और मोटर वाला जो एरिया है, ये बिल्कुल ये सेंट्रल सर्कस के आगे और पीछे का ही एरिया है, इससे काफी लाभ मिलता है। तो इसलिए बच्चों में हमेशा जो है ऑयलिंग हमेशा करनी चाहिए, और यहाँ पे जब भी हो ऑयलिंग वगैरह उनकी करते रहनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे सिरोवस्ती वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, सिरो पिचू का भी प्रयोग किया जाता है। तो सिरो पिचू वगैरह का भी प्रयोग करने से तो ये आपके सेंसरी और मोटर सिस्टम को ये गवर्न करता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई मैसेज प्रॉपर तरीके से भेजेगा, और कोई मैसेज अगर बॉडी से आएगा तो उसको वो प्रॉपर तरीके से वो लेगा। तो ये आपका मेनली आपका ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में हो गया। अब देखिए इसमें कई तरह के एरियाज हैं, जैसे फ्रंटल लोब आपको मैंने अभी दिखाया था कि फ्रंटल लोब में आपके देखिए क्या क्या एरिया थे, उसी टाइप से इसमें भी देखेंगे आपकी कई तरह के एरियाज। जैसे मोटर एरिया हो गया, एरिया नंबर 4 प्री मोटर एरिया जो अभी आपको मैंने बताया। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, आपके बॉडी को कंट्रोल करती है, ये मोटर सिस्टम पे ज्यादा कार्य करती है, मतलब बॉडी को काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये ज्यादा मोटर एरिया जो पाए जाते हैं ये आपके फ्रंटल लोब में आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा एक इसमें पाया जाता है स्पीच एरिया, जिसको मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकास एरिया बोलते हैं। ये क्या होता है ब्रोकास एरिया? एक्चुअली क्या है ब्रोकास एरिया? ये बोलने का स्पीच एरिया, जो चीज हम बोलते हैं क्या बोलना है, ये ब्रोकास एरिया का कार्य है। ये क्या होता है, राइट हैंडेड पर्सन अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्रोकास एरिया लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में ही पाया जाता है। राइट हैंडेड वाले का तो 100% ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन हैं उनका भी ब्रोकास एरिया लगभग 50% ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पाया जाता है। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंडेड पर्सन का राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, तो 50% लोगों में राइट साइड ऑफ द ब्रेन में ब्रोकास एरिया पाया जाता है, जिसके बल मतलब अगर देखा जाए तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए अपने, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ, इसका मतलब है कि मेरा हाफ ब्रेन ही ज्यादा कार्य करता है, दैट इज लेफ्ट ब्रेन। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से वो लिखते हैं, तो उनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही अच्छे तरीके से वो डेवलप करता है, तो उनको हम बोल सकते हैं पूरी तरह कंप्लीट ब्रेन उनका वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे दिखाए जाते हैं क्या है। ये आपका ये फ्रंटल लोब हो गया, जिसमें कि एक तो मोटर एरिया है जो मैंने आपको पहले बता दिया, प्री मोटर एरिया, एक फ्रंटल आई फील्ड होती है जो आई फील्ड बनाती है, ये भी जो फ्रंटल लोब है उसके सबसे आगे का एरिया होता है जो एक आई फील्ड बना के भेजती है हमारे आईज में। और स्पीच एरिया, अब देखिए उसके जस्ट पीछे आपको बताया था पेराइटल लोब के बारे में। पेराइटल लोब क्या होता है, मेनली सेंसरी वर्क इसका होता है, सेंसरी सिस्टम को होता है, मतलब बॉडी से जो भी मैसेज आएगा पूरे शरीर से वो सारा यहीं जाएगा, ये सेंसरी सिस्टम का ये कार्य करता है। और मोटर का काम कौन है, फ्रंटल लोब का है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार की इम्पल्सेस को ये रिसीव करता है। इसमें एक एरिया होता है वर्निक्स एरिया, ये भी एक तरह से स्पीच एरिया है, मतलब सामने वाले ने क्या बोला उसको एज ए सेंसरी फॉर्म में उसको फील करना, ये आपका वर्निक्स एरिया का कार्य है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल लोब क्या है, ऑक्सीपिटल लोब ये होता है सबसे पीछे का जो लोब होता है। तो 4 लोब प्रमुख रूप से हैं, फ्रंटल और पेराइटल।
इसके बाद आता है ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो ऑक्सीपिटल ये विजुअल के लिए कार्य करता है, विजुअल एरिया के लिए। तो ये ऑक्सीपिटल के पीछे का जो उभरा हुआ हिस्सा यही है आपका ऑक्सीपिटल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टेम्पोरल। ये जो टेम्पोरल जो है लोब, ये टेम्पोरल लोब का कार्य है हियरिंग, ठीक है। क्या चीजें जो भी चीजें हमारे कान में जाती हैं इंटरनल ईयर तक जाती हैं, उसके बाद वहां से वो टेम्पोरल लोब में जाएंगे, वहां पे जाके उसका कैलकुलेशन होगा कि मैं सामने वाले व्यक्ति ने क्या बोला है। ऐसे ही विजुअल के लिए ऑक्सीपिटल लोब में मैसेज जाएगा, आइस में जाएगा, आइस में लेफ्ट राइट आई का मैसेज जो है ऑप्टिक किएस्मा के द्वारा क्रॉस करके लेफ्ट साइड ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द आई का ऑप्टिक किएस्मा थ्रू क्रॉस करके राइट साइड ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब भी जाएगा। तो एकदम क्रॉस करते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीपिटल लोब आपका विजन में कार्य करता है और हियरिंग के लिए आपका टेम्पोरल लोब। ये देखिए इसमें एक बताया गया है, एक जनरल एक पिक्चर है, ये फ्रंटल आई फील्ड का एरिया, ये फ्रंटल लोब है। ये जो मोटर स्ट्रिप आप देख रहे हैं रेड कलर की, ये जो मोटर स्ट्रिप है जो ऑरेंज कलर में ये दिखाई दे रही है एक लंबी पट्टी, ये आपका प्राइमरी मोटर एरिया है। ये बॉडी में मोटर एरिया के कार्य को करता है। और उसके जस्ट पहले जो होता है ये सेंसरी स्ट्रिप है, ये क्या है, सेंसरी का कार्य करता है, ये पेराइटल लोब में पाई जाती है। इसके अलावा फ्रंटल आई फील्ड है, ब्रोकाज एरिया है, एरिया 44, ठीक है, ये जो कि स्पीच का एरिया है। ऑडिटरी एरिया देखिए आपके कहाँ पे है, ऑडिटरी एरिया आपके टेम्पोरल लोब में आपके पाया जाता है, एरिया 41 एंड एरिया 42। इसके बाद आप देखेंगे एक वर्निक्स एरिया भी है, ठीक है, ये आपके टेम्पोरल लोब के पीछे ही ये पाया जाता है, ये ऑक्सीपिटल लोब के पास। इसके बाद ऑक्सीपिटल लोब में आप देखिए आपके विजुअल एरिया आ जाते हैं, ये सारे एरिया 17, 18 एंड 19, ये क्या करते हैं, विजन के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ सेरेब्रम क्या है, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम देखिए क्या है, फ्रंटल लोब का कार्य क्या है। तो ये फ्रंटल लोब है, ये सबसे ज्यादा आपके पर्सनालिटी, हर व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या होगी, बिहेवियर क्या है, इमोशंस कैसे हैं उसके, जजमेंट, प्लानिंग, कैसे वो प्लान करता है किसी भी चीज के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको कैसे सॉल्व करता है, स्पीच क्या बोलना है, मूवमेंट, मोटर स्ट्रिप क्या उसका बॉडी का मोटर फंक्शन है, कैसा कार्य कर रहा है। इसके अलावा इंटेलिजेंस कि उसकी बुद्धि कितनी तीव्र है, कितना अच्छा, तो ये डिपेंड करता है उसका फ्रंटल लोब कितना अच्छे तरीके से वो कार्य कर रहा है। कंसंट्रेशन, कोई भी कार्य में कंसंट्रेशन उसका है कि नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर वो है कि नहीं है, अपने अपने शरीर पर, ये जिसका भी फ्रंटल लोब अच्छी तरह से डेवलप रहेगा वो प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा। अच्छा, ये डेवलपमेंट होता कैसे है, ये जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास से ये चीजें ठीक होती है। और हमारा जो ये ब्रेन है, ब्रेन जो है मेनली दो तरह की सेल्स से बना हुआ है, एक तो न्यूरॉन से बना हुआ है, दूसरा होती है न्यूरोग्लायल सेल्स। तो न्यूरोग्लायल सेल्स, अब आपको पता ही है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं इनमें डिवीजन नहीं होता, मतलब जन्म के समय जितने न्यूरॉन्स होंगे इतने ही न्यूरॉन्स एट द टाइम ऑफ डेथ भी रहते हैं, व्यक्ति बड़ा हो जाए तो भी न्यूरॉन्स की संख्या नहीं कम होती। तो जाहिर सी बात है कि अगर न्यूरॉन्स की संख्या कम है तो भी ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। तो ब्रेन ट्यूमर होने का कारण ये है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर के लिए तो मल्टीप्लाई होना चाहिए और न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई हो नहीं पाते। तो होता क्या है कि जो मैक्सिमम जो ब्रेन जो हमारा जो बना हुआ है वो न्यूरोग्लायल सेल्स से बना हुआ है, जो कि एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ये रहता है और न्यूरॉन्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, उनको ग्लूकोज देना, उनको ऑक्सीजन देना, ये सारा काम न्यूरोग्लायल सेल्स करती है, ठीक है, अपनी और सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को एक दूसरे। अब बस न्यूरॉन्स एक दूसरे से एक्सॉन और डेंड्राइट्स के द्वारा ये जुड़े होते हैं और उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता न्यूरॉन्स में, जिससे कि सेल डिवीजन होता है। ये सेंट्रोसोम क्या है, न्यूरोग्लायल सेल्स में पाए जाते हैं। इसलिए जब भी आपके ब्रेन ट्यूमर होता है ये आपके न्यूरॉन्स में नहीं होता, ब्रेन ट्यूमर ये होता है आपके न्यूरोग्लायल सेल्स में, ठीक है, जिसमें सीवियर हेडेक, फिर उसकी साइज वो चूंकि बढ़ने लगती है, फिर वहां से वो पेन वगैरह स्टार्ट होता है, हेडेक वगैरह। अब अगला देखिए पेराइटल लोब, पेराइटल लोब का क्या कार्य है, आपको बताया था फ्रंटल लोब आगे वाला है, पेराइटल जस्ट पीछे है, सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी बॉडी से जो भी टच, पेन,
या भी कोई भी आवाज है, कोई भी चीजें हैं, वर्ड्स वगैरह जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, उन लैंग्वेज को वो इंटरप्रिटेट करता है, क्योंकि ये सेंसरी वर्क करता है। इसके अलावा टेम्परेचर को भी, ये जो भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, कहीं का टेम्परेचर, उसको ये फील करता है। इंटरप्रिटेट्स विजन, विजन को भी, हियरिंग को भी, ये सेंसरी टाइप की जितनी भी चीजें होती हैं उनको ये इंटरप्रिटेट करता है, करने का काम आपके पैराइटल लोब का है। इसके बाद आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब क्या है? टेम्पोरल आपको बताया कि ये ऑडिटरी का इसका ज्यादा इसका रोल है, लेकिन टेम्पोरल लोब का एक जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है मेमोरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके टेम्पोरल लोब का। तो मेमोरी इन्हांसर जो भी चीजें हैं वो आपके यहाँ टेम्पोरल लोब पे ही कार्य करती है। और इसका कार्य है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, किसी ने क्या बोला उसकी लैंग्वेज को सोचना समझना, ये सारा कार्य। ऑक्सीपिटल लोब का क्या कार्य है? विजन, कलर, लाइट और मूवमेंट, इसको इंटरप्रिटेट करता है। अब क्या फंक्शन आप देखिए, थैलेमस देखिए क्या है। अब देखिए थैलेमस एक एरिया होता है हमारे ब्रेन में जो कि आपके डायंसेफेलॉन का जो है, मतलब सेरेब्रम के जस्ट नीचे। तो थैलेमस जो होता है ये रिले स्टेशन के रूप में ये कार्य करता है। थैलेमस क्या है? रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का कार्य ये होता है कि एक सेंटर होता है ब्रेन में, थैलेमस। मेनली ये सेंसरी वर्क करता है, ये पेन, सेंसेशन, अटेंशन, अलर्टनेस और साथ साथ ये मेमोरी का भी ये कार्य करता है। ठीक है, ये मेमोरी का भी कार्य आपके ये थैलेमस का ही। तो रिले स्टेशन का कार्य क्या है कि बॉडी से जो भी मैसेज आया वो इस थैलेमस में आया, फिर यहाँ से ये कॉर्टेक्स में भेज दिया, और कॉर्टेक्स से जो भी मैसेज आ रहा है उसको ये लेकर के थैलेमस आगे भेज देगा बॉडी में थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, या स्पाइनल नर्व्स या थ्रू क्रेनियल नर्व्स, किसी भी थ्रू तरीके से वो भेज देगा। और इसके अलावा और भी कुछ ट्रैक्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाते हैं, वहां तक ही भेज देगा। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? थैलेमस के जस्ट नीचे का एरिया एक है जिसके बारे में आपको पता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमारे शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इमोशंस, और साथ साथ आपके हार्मोन्स के सिक्रीशंस को भी ये कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये एक तरह से मास्टर ग्लैंड है, बॉडी के मैक्सिमम एंडोक्राइन सिस्टम को ये कंट्रोल करती है। इसके बाद आता है पीनियल बॉडी, ये भी जस्ट उसी के नीचे होती है, आपके थैलेमस नीचे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही छोटी छोटी होती है ये। तो ये हमारे शरीर के इंटरनल क्लॉक को ये रेगुलेट करती है। अब देखिए एक एरिया आता है आपका एक लिम्बिक सिस्टम के बारे में। अब लिम्बिक सिस्टम ये क्या है? लिम्बिक सिस्टम एक हमारे ब्रेन का एक ऐसा एरिया है जो कि व्यक्ति के पर्सनालिटी, बिहेवियर इत्यादि को ये दर्शाता है, इमोशंस को ये दिखाता है। इसके जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट हैं लिम्बिक सिस्टम के, एक तो होता है इसका, दो पार्ट इसके होते हैं। एक है आपका हिप्पोकैम्पस, दूसरा होता है इसमें एमेगडेला। एमेगडेला, हिप्पोकैम्पस, सिंगुलेट, गाइरस, ये इसके प्रमुख रूप से पार्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी है, एक कार्पस कैलोसम होता है। कार्पस कैलोसम का कार्य क्या होता है? एक्चुअली क्या, कार्पस कैलोसम जो होता है एक जंक्शन है, ये हमारे लेफ्ट सेरेब्रम, आप मान लीजिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ता है, मतलब दोनों के बीच में ये कनेक्शन करता है। तो ये जो कार्पस कैलोसम होता है इसका फायदा भी है कि कनेक्ट करता है, जिससे कि एक ब्रेन दूसरे ब्रेन पे हावी ना होता जाए, दोनों अलग अलग रूप से ना कार्य करें, इसलिए कार्पस कैलोसम सामंजस्य। लेकिन एक नुकसान भी इसका है, एक ये दिक्कत होती है इपिलेप्सी के डिजीज। इपिलेप्सी का जो अटैक जिसको बार बार जिसका आता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन के एक हिस्से में इपिलेप्सी का अटैक आया, दूसरे हिस्से में फैल जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, कार्पस कैलोसम को काट के हटा देते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरे ब्रेन में न फैले। तो एक सर्जिकल रिमूवल भी उसका कर देते हैं कार्पस कैलोसम का। ये आपका लिम्बिक सिस्टम है। अब देखिए एक है मिड ब्रेन में एक जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है आपका कॉर्डेट, पुटामेन, ग्लोबस। ठीक है, ये कुछ एरिया है, सब्सटेंसिया नाइग्रा,
ये सब चीजें हैं, ये सब मिल करके बॉडी में फाइन मूवमेंट्स करती है। अब देखिए मूवमेंट से क्या तात्पर्य है, जैसे मैं चल रहा हूं, तो मूवमेंट का कार्य क्या है, आपके जो प्री सेंट्रल जो गाइरस था उसका है, फ्रंटल लोब के जो प्री सेंट्रल गाइरस का कार्य है चलने का काम। लेकिन वो चीज चला कैसे जाए, जैसे एक पतला रास्ता है, मान लीजिए ईंट का रास्ता है, एक पतला सा एक ईंट की साइज का एक रास्ता मैं बना दूं, अब मैं कहूँ उस पर बैलेंस बना के हमें चलना है, तो कैसे चलेगा व्यक्ति? जिसका केवल प्री सेंट्रल गाइरस ही केवल कार्य करा उसके बेस पे तो वो चलेगा, लेकिन वो गिर जाएगा वो। फिर क्या है, हमारा जो ये बेसल गैंग्लियन होता है विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम, तो ये जो सेरेबेलम का कार्य है ये भी बैलेंस का कार्य करता है। जैसे रस्सी पे जो सर्कस वगैरह में तो रस्सी पे नहीं चलते हैं, उनका एक्चुअली क्या है, सेरेबेलम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। या जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, शुरू में गिरते हैं तो उस समय उनका सेरेबेलम वो सीखता है, तो ये सब कार्य जो होता है ये सेरेबेलम का होता है। और फिर उसको अच्छे तरीके से चलना, ये आपका बेसल गैंग्लियन आपका मिड ब्रेन में जो पाया जाता है उसका कार्य होता है। ये तो बेसल गैंग्लियन और सेरेबेलम ये क्या करते हैं, दोनों ही बैलेंस का काम करते हैं। और मूवमेंट का काम किसका है, आपके प्री सेंट्रल गाइरस का। तो प्री सेंट्रल गाइरस के कारण व्यक्ति मूव करता है और उसको बेसल गैंग्लियन और सेरेबेलम मिल करके अच्छे तरीके से मूव कराते हैं, जिससे कि उसका बैलेंस बना रहे और वो व्यक्ति गिरे ना। ठीक है, चाहे कोई पतला रास्ता हो चाहे जैसा भी रास्ता हो, हर रास्ते को प्रॉपर तरीके से वो चल सके। और इसके अलावा फाइन मूवमेंट, जैसे कोई चीज लिखना है पढ़ना है तो उस फाइन मूवमेंट्स को भी वो प्रॉपर तरीके से वो कर सके। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख रूप से आपका कार्य होता है। अच्छा, एक उस समय आपको पेराइटल लोब के बारे में एक मैंने बताया था कि पेराइटल लोब का एक बड़ा अच्छा रोल एक और भी है, वो है हैंड राइटिंग में, कि जिसका भी पेराइटल लोब अच्छे से एक्टिव रहता है उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, हैंड राइटिंग वो बहुत अच्छे तरीके से वो कार्य करेगा। इसलिए सिर के तालु पे अगर किसी बच्चे को अगर हैंड राइटिंग बनना अच्छी हो तो उसके सिर के तालु पे यहाँ पे आप ऑयलिंग आप कीजिए, जिससे यहाँ थपकी देने से वो एरिया थोड़ा एक्टिवेट होगा और वो प्रॉपर तरीके से उसकी राइटिंग उसकी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए आता है अगला, ये जो बताया था आपको लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है, लिम्बिक सिस्टम का जो इमोशंस, क्या इमोशन है, फियर वगैरह जितने भी चीजें होती हैं ये सारे इमोशंस, लर्निंग, याददाश्त, देखिए मेमोरी का भी इसमें बड़ा अच्छा रोल है। जैसे मेमोरी का आपको बताया था टेम्पोरल लोब तो है ही, और साथ साथ आपका लिम्बिक सिस्टम इसका भी रोल है। तो लिम्बिक सिस्टम भी ये पाया जाता है आपके टेम्पोरल लोब में ही पाया जाता है। तो वहां पे क्या क्या एरिया है इसमें, हिप्पोकैम्पस है, एमेगडेला है, हाइपोथैलेमस भी है, सिंगुलेट गायरी भी है। ये टेम्पोरल लोब के जस्ट नीचे होते हैं ये टेम्पोरल लोब, क्योंकि आपको बताया कि टेम्पोरल लोब क्या है, सेरेब्रम ये एज ए मशरूम का कवर की तरह है, इसके जस्ट नीचे ये सारी चीजें ये पाई जाती हैं। हिप्पोकैम्पस हो गया, एमेगडेला हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सिंगुलेट गायरी, तो ये मिलकर के एक लिम्बिक सिस्टम बनाती है। ज्यादातर साइकोलॉजिकल डिजीजेस में इसका बड़ा अच्छा रोल है। ये अगर ठीक से विकृत हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता और मेमोरी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है किसी व्यक्ति ज्यादा। अब देखिए ये है आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये मिड ब्रेन, बोन्स और मेडुला, ये तीन चीजों से मिलकर के ये आपका मिड ब्रेन बना है। और इसमें भी जो ये पोन्स वाला जो एरिया है आप देखेंगे इसमें सबसे ऊपर ये पोन्स का एरिया है। ये जो पोन्स है ये पोन्स ही मिल करके सबसे ज्यादा क्रेनियल नर्व्स, जितने भी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स उससे मैक्सिमम जो है आपके पोन्स से ही निकलते हैं। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे एक एरिया है जिसको बोलते हैं पिरामिड, पिरामिड एरिया है। तो पिरामिड का क्या रोल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो यहीं पे है। ठीक है, ये आपके पोन्स के पास में ही है, आपके ब्रेन स्टेम में। ये सबसे नीचे का हिस्सा होता है, ब्रेन स्टेम का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है मेडुला से जस्ट पहले। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद पोन्स आपको पाया जाता है, पोन्स के नीचे आपकी मेडुला पाया जाता है। तो अब और मेडुला फिर क्या है, सीधे फिर उसके बाद जाकर के स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। तो मेडुला का काम क्या है, मेडुला एक्चुअली क्या है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का एक जगह है।
दैट इज कॉल्ड, एक पार्ट है वो मेडुला। तो मेडुला का एक अपना रोल है। तो ये आपका हो गया आपका ब्रेन स्टेम। अब देखिए फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या फंक्शन है? जो भी फाइन मूवमेंट्स होती हैं, उन फाइन मूवमेंट्स को करने का काम आपका सेरेबेलम है। जैसे अभी आपको पहले बताया था मैंने बेसल गैंग्लियन के संदर्भ में, पॉस्चर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम बनाए रखना। अब फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम क्या है? ब्रेन स्टेम में जो मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन का क्या कार्य है? इसका कार्य है आई की मूवमेंट में विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन जो भी आ रही हैं आपके पेराइटल लोब में तो सारी जाएंगी, उसके अलावा उनको प्रोसेस करना ये मिड ब्रेन का कार्य है। पोन्स का कार्य क्या है? पोन्स क्या करता है? इसमें कई तरह के आपके क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई वहां से निकलते हैं। मेडुला का क्या काम है? मेडुला का कार्य है हार्ट, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक तरह से यहाँ भी कार्य करता है। ये हमारे हार्ट के रेट को, लंग्स की ब्रीदिंग, लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलोइंग, इसका एक सेंटर है ये, दैट इज मेडुला। तो अगर किसी भी तरह का कोई अगर यहाँ पे जैसे चोट लग जाती है, नेक के पीछे चोट है, तो मेडुला कभी कभी खत्म हो जाता है। मेडुला की इंजरी हो जाने से ब्रीदिंग और हार्ट खत्म हो जाते हैं, कार्य नहीं कर पाते, ठीक है, और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। इसी तरह पोन्स, पोन्स का एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, ये हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट ब्रेन जो है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये क्रॉस करते हैं पोन्स के पास। पोन्स में एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड में आके वो क्रॉस कर जाते हैं ऐसे, ठीक है। और ये चलते कहाँ से हैं? आपके वही प्री सेंट्रल गायरस से, क्योंकि मोटर है ना, मोटर सिस्टम, ये प्री सेंट्रल गायरस से चलते हैं, इनको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। तो ये इसलिए पोन्स के एरिया में अगर किसी भी तरह का हेमरेज अगर हो जाता है तो वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहां से सारे ही फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और व्यक्ति का कार्य करना और इवन दोनों हाथ पैर, क्वाड्रिप्लेजिया भी होने का चांस है, और हेमिप्लेजिया का तो है। अब देखिए ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के देखिए ट्रैक्ट्स क्या क्या। देखिए हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं वो दो तरीके के ट्रैक्ट होते हैं। एक तो पूरे शरीर से मैसेज को ब्रेन में ले जाती है, दैट इज कॉल्ड एसेंडिंग ट्रैक्ट। एसेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ जाना। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से निकलेंगी, और जैसे हमारे स्किन से, त्वचा से, आपको पता है सेंस ऑर्गन 5 हैं सेंस ऑर्गन, तो वो पांचों जो सेंस ऑर्गन से ये मैसेज जाता है, और स्किन सबसे बड़ी है, ठीक है। स्किन से मैसेज आया, वो वहां से होते हुए हमारे बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये जाता है ब्रेन, इसको बोलते हैं एसेंडिंग ट्रैक्ट। और एक होती है डिसेंडिंग ट्रैक्ट, जो कि आपके वहां से होते हुए वो आपके पेराइटल लोब तक जाती है, ठीक है। फिर वहां से उसका कैलकुलेशन होता है, फिर उसके बाद बॉडी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना है वो डिसेंडिंग ट्रैक डिसाइड करता है। ये डिसेंडिंग ट्रैक के बारे में बता रहा हूँ। ये दो तरीके का होता है, एक होता है पिरामिडल ट्रैक, एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। अब क्या है ये पिरामिडल ट्रैक क्यों बोलते हैं? पिरामिडल ट्रैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रैक जो होता है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और राइट साइड ऑफ द ब्रेन का पिरामिड जो पोन्स के एरिया में है वहां पे जाके क्रॉस करता है, इसलिए इसको पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। नाम से ही देखिए लिखा हुआ है कॉर्टिको स्पाइनल। कॉर्टिको स्पाइनल कॉर्टेक्स से चलता है, स्पाइनल कॉर्ड तक ये जाता है, ठीक है। इसको कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम अपर मोटर न्यूरॉन भी है, इसको अपर मोटर न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं। मतलब जो नर्व ब्रेन से चले और स्पाइनल कॉर्ड में जाके खत्म हो जाए वो उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से चले और पेरीफेरी में जाए उसको बोलते हैं हम लोअर मोटर न्यूरॉन। ये अपर मोटर न्यूरॉन का ही दूसरा नाम कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है। इसके दो पार्ट होते हैं, लैटरल कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल साइड में आपके चल रहा है, और एंटीरियर कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड में ये चलता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन का राइट साइड में चला जाता है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन का लेफ्ट साइड में चला जाता है। एक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट ये चलती जाती है स्पाइनल कॉर्ड में जाके डिफरेंट एरिया में, स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट एरिया में जाके ये खत्म हो जाती है, और फिर वहां से जो लोअर मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है वो जाके वर्क करता है। इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट होते हैं। कुछ पिरामिडल ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि पिरामिड से होके नहीं गुजरते, ये ज्यादातर निकलते हैं आपके बेसल गैंग्लियन,
जो मिड ब्रेन के पास का जो एरिया है वहां से ये निकलते हैं, और पोन्स वाले एरिया से। तो यहाँ से कई तरह के ट्रैक्ट निकलते हैं जिनका नाम ये है रूब्रोस्पाइनल, मीडियो रेटिकुलर स्पाइनल, ये कई तरह के स्पाइनल ये आपके ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा एसेंडिंग ट्रैक्ट होते हैं। एसेंडिंग ट्रैक्ट क्या है? एसेंडिंग ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट है जो कि बॉडी से, हमारे सेंस ऑर्गन से सारे मैसेज को ब्रेन तक ले जाए, वो एसेंडिंग है। नाम ही देखिए लिखा है इसका। एक है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक। अब देखिए इसमें ज्यादातर थैलेमस में जाते हैं। स्पाइनोथैलेमिक अर्थात स्पाइनल कॉर्ड से चलेगा मैसेज, जाएगा थैलेमस में। और थैलेमस जो होता है ये आपका सेंसरी वर्क ज्यादा करता है, एक तरह से रिले स्टेशन का काम है। कॉर्टेक्स से कोई मैसेज आता है थैलेमस से होकर के आगे जाता है, और नीचे से कोई मैसेज आता है सेंसरी मैसेज, वो आपके थैलेमस में जाता है। ठीक है, तो थैलेमस का इसमें बड़ा अच्छा रोल है। तो ये जो भी स्पाइनोथैलेमिक, जाहिर सी बात है नाम से स्पाइन से चला और थैलेमस तक गया, स्पाइनोथैलेमिक, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ये रन करते हैं ये ट्रैक। इसके अलावा स्पाइनो ओलाइवरी ट्रैक्ट, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है, स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट भी दो हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से चलते हैं और सेरेबेलम तक जाते हैं। ये क्या मैसेज ले जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट। अब देखिए ये थैलेमस की एक पिक्चर है, ठीक है, लोकेशन ऑफ थैलेमस, ये थैलेमस है आपका। इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थैलेमस का देखिए ये कार्य क्या क्या है। ये रिले स्टेशन काम के रूप में एक तरह से कार्य करता है, ठीक है। और जो भी मैसेज आता है ब्रेन से, उसको रिसीव करके आगे भेज देता है। आगे से जो मैसेज आता है उसको रिसीव करके ऊपर ब्रेन में भेजता है, चाहे ऑडिटरी हो चाहे विजुअल हो। तो कई तरह के, जैसे इसमें एक थैलेमस में एक होती है, सबसे नीचे देखिए लिखा है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ये क्या करती है? ऑडिटरी इंपल्सेस को लेती है और आगे ब्रेन में भेजती है। तो कहाँ भेजेगी ब्रेन में? आपको बताया था ना ऑडिटरी एरिया कहाँ है। ऑडिटरी एरिया आपके टेम्पोरल लोब में, वहां भेजेगी, ठीक है। तो थैलेमस ये, और इसी तरह लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एक इसमें पाई जाती है थैलेमस में। ये क्या करेगी? ये आपके विजुअल जो भी इंपल्स हैं वो आपको लेगी और वहां से इसको भेजेगी। कहाँ भेजेगी? तो विजुअल वाला विजन का एरिया क्या था? ऑक्सीपिटल लोब था, तो ऑक्सीपिटल लोब में ये ले आके भेजेगी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। मतलब एक तरह से रिले स्टेशन का काम करती है, वहां से ले आके स्पीड बढ़ाती। इसी तरह से इसमें पेन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और भी कई तरह के इम्पल्सेस जो बॉडी से आते हैं उनको ये ब्रेन में भेजती है। और ऊपर के हिप्पोकैम्पस की भी इम्पल्स, उसको भी ये प्रभावित करती है, क्योंकि हिप्पोकैम्पस भी इसके पास का ही एरिया, तो वहां उसको भी साथ में वो जोड़ती है, जिससे कि थैलेमस का भी कार्य मेमोरी के लिए है, इसका भी कार्य आपके हिप्पोकैम्पस का भी मेमोरी के लिए ही है, और टेम्पोरल लोब का। अब देखिए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन कंट्रोल है, न्यूरोसिक्रीशन है, ऑटोनॉमिक इफेक्ट, टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर इनटेक, सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल क्लॉक, इमोशन, फियर, रेज, प्लेजर एंड रिवार्ड। ये सारे जो हैं आपके हाइपोथैलेमस के हैं। हाइपोथैलेमस ज्यादातर हार्मोनल ज्यादा है इसका वर्क। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाता है। अब आप देखेंगे इसमें जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, अब दोनों से देखिए ये नर्व्स निकली, ठीक है, डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकल रही हैं। फिर ये नर्व्स निकलने के बाद आपके डिकसेशन इसका होता है पिरामिड्स, ठीक है, पोन्स के जस्ट पास, पोन्स और मेडुला के पास ये पिरामिड एक एरिया होता है, वहां पे आके क्रॉस कर जाती हैं एक दूसरे को। और क्रॉस जब करती हैं तो एक ट्रैक्ट बना देती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसको बोलते हैं लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। क्योंकि ये कॉर्टेक्स से चली, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स जो होता है ये सेरेब्रम का जो बाहर का जो ग्रे मैटर का जो लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ से ये ट्रैक्ट चलती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं, जिससे कि बॉडी अपना कार्य करती है। अपर लिम्ब वाली यहीं पे स्पाइनल कॉर्ड में आप देखेंगे, अपर लिम्ब में जाने वाली, वहां से ये लेफ्ट और राइट साइड में अपना चली जाएगी। उसके बाद लोअर लिम्ब वाली उससे नीचे जाएगी, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है किस जगह पे डिजीज हुई है। अगर ब्रेन के साइड में अगर डिजीज हुई तो हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन की बीमारी है। अगर स्पाइनल कॉर्ड के बाद की अगर प्रॉब्लम हुई तो हम बोलेंगे ये लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है।
अब देखिए ये कंपैरिजन बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो अपर मोटर न्यूरॉन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो नर्व ब्रेन से चले स्पाइनल कॉर्ड तक जाए दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व चले पूरी बॉडी में जाए दैट इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन। इसका हम परीक्षण कैसे करते हैं? तो लोअर मोटर न्यूरॉन के लिए आप जान लीजिए कि जैसे पोलियो अगर पेशेंट है तो अपर में और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो क्या होगा, मसल टोन जो है व्यक्ति की इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर किसी का लोअर मोटर न्यूरॉन अगर पैरालाइज है तो उसका मसल टोन उसका एबोलिस्ट हो जाएगा, एकदम ढीला ढाला पड़ा रहेगा। जैसे आप जैसे हेमीप्लेजिया वाला ये वाला हैंड रख लिया हेमीप्लेजिया, और पोलियो वाला ये इस तरह का हैंड आप रख लीजिए, उसका हैंड इस तरह रहेगा, एकदम ढीला रहेगा, टोन मतलब कि टोन नहीं बना रहेगा। और फ्लैक्सिड टाइप की पैरालिसिस होगी, इसमें स्पास्टिसिटी इस पे रहेगी। आप देखेंगे पोलियो वाले पेशेंट का लेफ्ट और राइट हैंड में या पैर में अगर पैरालिसिस है पोलियो वाले में, तो आप देखेंगे जिसमें पैरालिसिस होती है तो उसका मसल्स की जो मात्रा होती है उसमें एट्रॉफी हो जाती है, लेकिन हेमीप्लेजिया वाले केस में ऐसा नहीं होता है, मसल्स की एट्रॉफी नहीं होती क्योंकि उसमें टोन बरकरार रहती है। और क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम में अपर ब्रेन इन्वॉल्व होता है या स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड का अपर मोटर न्यूरॉन वाला एरिया इन्वॉल्व होता है, ना कि स्पाइनल कॉर्ड का लोअर मोटर न्यूरॉन वाला एरिया इन्वॉल्व होता है। इसलिए उसका लोअर मोटर न्यूरॉन ठीक होने के कारण उसका मसल में कोई एट्रॉफी नहीं होती, ठीक है। लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन ही अगर जिसका विकृत हो तो उसमें क्या है, मसल्स में एट्रॉफी मिलती है। टेंडन रिफ्लेक्स, जो भी रिफ्लेक्स होते हैं आपको पता है कि रिफ्लेक्स क्या है, रिफ्लेक्स वो एक्शन है जो कि अचानक किया गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्स कभी बता के नहीं हम पता करते, तो इसमें टेंडन रिफ्लेक्स जो भी हम नी जर्क वगैरह लेंगे तो लोअर मोटर न्यूरॉन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन का ही कार्य होता है मेनली रिफ्लेक्स का। तो ये चूंकि उसका पैरालाइज हो गया है, जैसे पोलियो में, तो पोलियो में रिफ्लेक्स नहीं मिलता है, अगर मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। और टेंडन रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा मिलेगा ये आपके हेमीप्लेजिया के केस में, तो ये आपके इसमें है। तो मोस्टली जो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन इप्सिलेटरल होता है, मतलब इस साइड में, जैसे कोई फिंगर कट गई, फिंगर या फिंगर की कोई नर्व है यहाँ कट गई तो इसी साइड की फिंगर कटेगी, ना कि इस हाथ की फिंगर। इस हाथ में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसी हाथ में प्रॉब्लम होगा और यहीं की फिंगर जाएगी, मान ली यहाँ पे चोट लगी, इस हाथ की फिंगर नहीं कार्य कर रही है तो इसी हाथ का होगा ना, इस हाथ का नहीं। लेकिन ब्रेन में उल्टा है, ब्रेन में अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होगा, तो पता चला बायां हाथ नहीं काम कर रहा है। बाएं ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दाहिना हिस्सा नहीं काम कर रहा है। तो मोस्टली कंट्रालैटरल होता है अपर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस, और ये कंट्रालैटरल मतलब क्रॉस अपोजिट साइड, इप्सिलैटरल मतलब सेम साइड, तो सेम साइड में प्रॉब्लम आती है आपकी लोअर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस। थैंक यू। आज कितने पार्टिसिपेंट? थैंक यू प्रियरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज पहला लेक्चर था, हमने इस लेक्चर को रिकॉर्डेड भी रखा है। कल से डॉक्टर तिवारी खुद ही अपना लेक्चर ले लेंगे, पहले दिन थोड़ी उनको दिक्कत हुई थी। आशा है कि आपको इनका लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद आपके ग्रुप में डाल दूंगा। डॉक्टर तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर तिवारी से कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई भी आपका कल का टॉपिक क्या रहेगा? आप कल का टॉपिक बता दीजिए। कल का टॉपिक जो होगा वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में रहेगा। कल क्या उसके बाद आयुर्वेद का डिस्कशन स्टार्ट होगा बाद, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, ओके सर। जी जी, श्वेता अग्रवाल जी, रिकॉर्डिंग्स जो है वो सेम डे मैं अभी डाल देता हूँ आपको। आप नेक्स्ट सेशन को कहा, ठीक है, जरूर। और डॉक्टर तिवारी जी आप भी प्रयास करिएगा, आपके भी ये रिकॉर्डिंग्स आपका भी रिकॉर्ड हो जाता है, यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। चलिए, थैंक यू है। ओके सर।